हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी ऋषा अरोड़ा और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 11th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 19। क्या है चैप्टर नंबर 19 का टाइटल? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ रहे थे किडनी के बारे में। हमने बहुत कुछ इसमें कवर कर लिया था जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एंड लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर एंड नेफ्रॉन में जो यूरिन फॉर्मेशन होता है उसके तीनों स्टेप्स के बारे में। क्या क्या थे वो तीनों स्टेप्स, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। क्या था? फर्स्ट था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसपे हमने बात करी थी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक GFR के बारे में। ठीक है, सेकेंड होता है ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन एंड द थर्ड वन इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये तीन स्टेप्स के बारे में हमने बात करी थी जो कि यूरिन फॉर्मेशन के दौरान फॉलो अप होते हैं। ठीक है, एंड अब हम बात करेंगे, हमने बात कर ली कि नेफ्रॉन कैसा होता है, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है और उसमें जो रीअब्सॉर्प्शन होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो अब जो रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है नेफ्रॉन में, जो रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है सब्सटेंसेस का, तो कौन से पार्ट में कौन सा सब्सटेंस रीअब्सॉर्ब होगा इसके बारे में हम आज बात करेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है, सो फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स, तो नेफ्रॉन के जो ये आपका ग्लोमेरुलस, ये आपका बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, और उसके बाद स्टार्ट होता है ये ऐसे करके ये। ठीक है, तो ये हो गया ग्लोमेरुलस टफ लाइक, ये हो गया बोमेंस कैप्सूल। देन दिस वन इज पीसीटी, ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये पीसीटी है। उसके बाद आता है ये हेयर पिन स्ट्रक्चर, हेलियस लूप। देन आता है डीसीटी, उसके बाद है ये कलेक्टिंग डक्ट। तो हर एक टिब्यूल में क्या होता है? रीअब्सॉर्प्शन होता है। रीअब्सॉर्प्शन मतलब एक बार फिर बता देती हूँ, जो फिल्ट्रेट बनता है उसका 99% ऑफ फिल्ट्रेट क्या हो जाता है? रीअब्सॉर्ब हो जाता है बॉडी में, दोबारा से उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, हमारी बॉडी में दोबारा से एब्जॉर्ब हो जाता है 99% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, जो कि यूजफुल सब्सटेंसेस फिल्टर हो जाते हैं, उसमें से 99% जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं वो हमारी बॉडी में फिर से रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, और इसी को बोला जाता है रीअब्सॉर्प्शन या फिर ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। तो उसमें पीसीटी में कुछ और सब्सटेंसेस रीअब्सॉर्ब होंगे, हेलनेस लूप में कुछ और एंड डीसीटी में कुछ और, जो कि आपकी एनसीईआरटी में गिवन है एंड यहाँ मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो फर्स्ट आता है पीसीटी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है इधर? पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा रीअब्सॉर्प्शन होता है, मेन साइट है ये रीअब्सॉर्प्शन की। 70 से 80% जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या आ गया? सोडियम और क्लोराइड। ठीक है, ये सारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और जो वाटर है, सबसे ज्यादा रीअब्सॉर्ब होता है पीसीटी में। ठीक है, सबसे ज्यादा रीअब्सॉर्ब होता है पीसीटी में। क्यों? क्योंकि जो पीसीटी की जो वॉल होती है, इधर जो पीसीटी की जो वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स की। किसकी? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स की। ठीक है, अभी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स क्या करते हैं? ये रीअब्सॉर्प्शन के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, रीअब्सॉर्प्शन के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं एंड इनमें क्या होता है? सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है इन लार्जर अमाउंट, जिस वजह से एक्टिवली ट्रांसपोर्ट या फिर हम कह सकते हैं एक्टिवली रीअब्सॉर्प्शन होता है सब्सटेंसेस का। इसलिए 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर का रीअब्सॉर्प्शन पीसीटी में होता है। ठीक है, ऑल्सो मेंटेन्स पीएच एंड आयनिक बैलेंस। क्या मेंटेन करता है पीसीटी? अब ओवरऑल मेन साइट है रीअब्सॉर्प्शन की, तो सबसे ज्यादा काम, सबसे
ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी पर होगी। तो पीएच को और आयनिक बैलेंस को सबसे ज्यादा मेंटेन करने में बॉडी में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे होती है, पीसीटी पे, ठीक है। और कौन कौन से सब्सटेंसेस है ऐसे बॉडी में जो कि पीसीटी रीअब्सॉर्ब करवाता है, तो ये है ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड एक्सेट्रा। जो सोडियम है वो हर एक टिब्यूल में रीअब्सॉर्ब होगा, लेकिन सबसे ज्यादा रीअब्सॉर्ब होगा पीसीटी में। एंड जो ग्लूकोज है वो सबसे ज्यादा, या फिर हम कह सकते हैं पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीटली कहाँ रीअब्सॉर्ब होगा, पीसीटी में, ठीक है। तो पीसीटी इज अ मेन साइट ऑफ रीअब्सॉर्प्शन, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड पार्ट, हेनलेज लूप। तो ये पूरा क्या, पीसीटी का जो पीसीटी के आगे क्या आता है, ये हेयर पिन स्ट्रक्चर, हेनलेज लूप, ठीक है। हेनलेज लूप के मैंने दो पार्ट बताए थे। जब नेफ्रॉन नीचे की तरफ आ रहा है तो वो कौन सा हो गया, डिसेंडिंग हेनलेज लूप, और जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये हो गया असेंडिंग हेनलेज लूप, ठीक है। दोनों में रीअब्सॉर्प्शन अलग अलग होता है। देखिए, descending loop of Henle, LOH means loop of Henle, is permeable to water and impermeable to electrolytes. It means descending loop of Henle में किसका रीअब्सॉर्प्शन होगा, वाटर का। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जो वाटर है वो बॉडी में, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से जो होगा वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाएगा वापस हमारी बॉडी में, ठीक है। और क्या रीअब्सॉर्ब नहीं होता, इलेक्ट्रोलाइट्स रीअब्सॉर्ब नहीं होते डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। और इलेक्ट्रोलाइट्स में भी NaCl, सोडियम क्लोराइड, इज नॉट रीअब्सॉर्ब्ड थ्रू लूप ऑफ हेनले, ठीक है। फिर क्या आ गया, हाँ, इसको कंसेंट्रेटिंग सेगमेंट बोला जाता है। क्यों, क्योंकि देखो पानी क्या चला गया, बाहर चला गया, अब क्या बचा इसमें, इधर क्या बचा, अब ट्यूब्यूल, पानी तो चला गया रीअब्सॉर्ब होके बाहर, बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स बचे, जो कि क्या हो जाएंगे, कंसेंट्रेट कर देंगे यूरिन को, यूरिन को क्या कर देंगे, कॉन्सेंट्रेट कर देंगे। इसलिए इसको कॉन्सेंट्रेटिंग सेगमेंट बोला जाता है, जो कि यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए जरूरी है, ठीक है। नहीं तो ज्यादा अगर यूरिन बाहर जाएगा तो हमारी बॉडी से फ्लूइड ज्यादा लॉस होगा, ठीक है। इसलिए डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या करता है, वाटर का रीअब्सॉर्प्शन करा देता है एंड जो यूरिन होता है उसको कॉन्सेंट्रेट करने का काम करता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कॉन्सेंट्रेटिंग सेगमेंट। ऑलराइट, अब आते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इसमें क्या रीअब्सॉर्ब होता है, ये रीअब्सॉर्ब करता है इलेक्ट्रोलाइट्स को, मतलब कि जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है इससे इलेक्ट्रोलाइट्स तो रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे एंड क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पे वाटर बचेगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या बचेगा, अंदर वाटर बचेगा, इसलिए इसको बोला जाता है डाइल्यूटिंग सेगमेंट। क्या बोलते हैं, डाइल्यूटिंग। डाइल्यूटिंग मतलब जहाँ पानी ज्यादा है, ठीक है। तो इस सेगमेंट में क्या होगा, वाटर ज्यादा हो जाएगा क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया हेनलेज लूप के बारे में। अब आता है DCT, ये लास्ट जो पार्ट है, कलेक्टिंग डक्ट से पहले का पार्ट, DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो देखिए इसके दो सेल्स होते हैं जो कि मेनली इस पे वर्क करते हैं। वो सेल्स आपकी उसमें नहीं है, वो है ग्रेजुएशन में। मैंने उस सेल्स का नाम लिखा है इधर, प्रिंसिपल सेल्स होते हैं और दूसरे होते हैं इंटरकैलेटेड सेल्स, ठीक है। इन ये अलग अलग चीजों को रीअब्सॉर्ब कराते हैं, कुछ बाइकार्बोनेट को रीअब्सॉर्ब करवाएंगे, कुछ हाइड्रोजन आयंस को, कुछ पोटेशियम आयंस को, ठीक है। तो इनका जो फंक्शन है वो अलग अलग है, इसके बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे। बस DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसमें दो टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं, प्रिंसिपल सेल्स एंड इंटरकैलेटेड सेल, जो कि मेन रोल प्ले करते हैं इन रीअब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ठीक है। अब इसमें कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन होता है Na पॉजिटिव एंड वाटर का, मतलब ज्यादा वाटर या ज्यादा Na पॉजिटिव रीअब्सॉर्ब नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, कंडीशनल होगा। देन SCO3 नेगेटिव रीअब्सॉर्प्शन होता है, मतलब बाइकार्बोनेट का रीअब्सॉर्प्शन होगा यहाँ पे, एंड हाइड्रोजन आयंस एंड पोटेशियम आयंस का सिक्रीशन होगा। ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया था, ठीक है। हाइड्रोजन आयंस एंड पोटेशियम आयंस का सिक्रीशन होगा। अब ये हाइड्रोजन आयंस,
बाइकार्बोनेट आयंस, इन सबको मेंटेन कर रहा है। ठीक है, तो ये किस में वर्क कर रहा है? एसिड बेस मेंटेनेंस में या फिर एसिड बेस बैलेंस में। ठीक है, तो इट वर्क्स एज अ एसिड बेस बैलेंस, मेंटेनिंग एसिड बेस बैलेंस। ठीक है, तो ये हो गया फंक्शंस ऑफ टिब्यूल्स के बारे में। पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये सब एनसीईआरटी के की पॉइंट्स हैं। देन हेलेज लूप एंड देन डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। एक चीज और है इसमें इंटरस्टिशियम या फिर मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तो क्या होता है वो बस कुछ नहीं है, वो है लूप नेफ्रॉन के जो बाहर का पार्ट है, जो बाहर का स्पेस है ना मेडुला में, जो बाहर का स्पेस है नेफ्रॉन के बाहर का स्पेस, उसी को बोला जाता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तो उसी मेडुलरी इंटरस्टिशियम में रीअब्जॉर्प्शन होके सब्सटेंसेस उसी के अंदर वापस से आ जाते हैं और वहीं से हमारी बॉडी में दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, मतलब सर्कुलेट कर दिए जाते हैं। ठीक है, वो और कुछ नहीं है, वो बाहर का स्पेस है, नेफ्रॉन के बाहर का स्पेस, जहाँ पे रीअब्जॉर्ब होके सब्सटेंसेस आ जाते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज हमने बात करी फंक्शंस ऑफ टिब्यूल्स के बारे में, एंड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सबसे मेन पॉइंट जो कि है काउंटर करंट इफेक्ट, उसके बारे में। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।